यस विद्वानों, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए साहब बढ़ते हैं आगे, चर्चा कर रहे हैं ईएमआरएस पीजीटी मैथमेटिक्स 2023 के पेपर के सॉल्यूशन की बात। और इसके अंतर्गत हम जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ये क्या नाम, रीजनिंग आपको आता है, बहुत आसान है, इनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। और जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। चलिए, तो हमने अभी तक आपके 51 से लेकर 107 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, एम आई राइट। चलिए उससे आगे हम बढ़ते हैं अब। तो बचे हुए जो क्वेश्चन है कुछ गिने चुने उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साहब, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 108। हाँ जी साहब, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। सोल्यूशन नंबर 108 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि if the function f given by f of x is equal to x cube minus this for some a belongs to r is increasing in this interval and decreasing in this interval, then a root of the equation। तो ध्यान से समझिए, गिवन क्या है आपको, फंक्शन दो जगह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे रखा है। गिवन fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3 ऑफ a माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 7, ये दे रखा है fx इज इंक्रीजिंग। यह इंक्रीजिंग है किसके अंदर, इन ओपन जीरो क्लोज्ड वन, एंड डिक्रीजिंग किसमें साहब, डिक्रीजिंग इन 1,5। अब आप जानते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग कब कहलाता है, अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, 0 से बड़ा या बराबर हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो अगर ये हमारा फंक्शन है तो हमें इसकी जरूरत क्या है, डेरिवेटिव की जरूरत है। तो अगर हम यहां से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं तो ध्यान से समझिए, क्योंकि हम जानते हैं ना फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डेफिनेशन क्या कहती है, अगर किसी का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा या बराबर हो तो यहां से मुझे बताइए एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा। अगर एफ डैश एक्स की बात करें तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3a, राइट। आगे तो 0 हो गया है। ऑनलाइन वाले सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए विद्वानों, हालांकि एक बार में जो है आपको परमिशन दे तो रखी है, पर ऑडियो वीडियो कुछ हो तो बंद कर देता हूँ, है ना। हाँ, माइक्रोफोन बंद, सॉरी वीडियो बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए साहब, ठीक है। अब गौर से देखिए, इंक्रीजिंग है तो ऐसा होगा, डिक्रीजिंग है तो ऐसा होता है, हम जानते हैं। अब आपको पता है फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, एंड डिक्रीजिंग है इसका मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0। तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यहां पर 1 के ऊपर यह फंक्शन 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 के ऊपर फंक्शन 0 से छोटा या बराबर भी होगा। तो मुझे बताइए इसका मतलब क्या पता चल रहा है, इंप्लाइज एफ डैश 1 इज डेफिनेटली इक्वल टू 0। एक पॉइंट पे बड़ा या बराबर भी और एक पॉइंट पे छोटा या बराबर, दोनों ऐसा कैसे हो सकता है, जब उसे एक पॉइंट पे वो 0 हो। तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से एफ डैश एक्स को अगर मैं 0 लिखता हूं तो हाल क्या हो जाएगा, 1 के ऊपर तो 1 लिखेंगे तो 3 माइनस 6a प्लस 12 इंटू एक्स की जगह 1 लिख दिया प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई क्या, माइनस 3a इज इक्वल टू 15, माइनस 15, तो a इज इक्वल टू 5। हमें a की वैल्यू पूछी है कि क्या पूछा है, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा। तो अब आप गौर से देखिए, अगर a 5 मिल गया इंप्लाइज f ऑफ x, अब हमें थोड़ा आसान मिल जाएगा। f ऑफ x में a समस्या कर रहा है, a की जगह 5 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 9, तो x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, साथ ही यहां पर 5 लिखेंगे तो 15x प्लस 15x प्लस 7, राइट। यह fx है, fx में से इन्होंने क्या कर रखा है, माइनस 14, इसमें से 14 माइनस कर रखा है। तो fx में से अगर हम 14 माइनस कर दे और उसमें x माइनस 1 का
स्क्वायर का भाग देवे तब इसकी वैल्यू जो बचेगी, जो तब जो इक्वेशन आएगी उसका रूट पूछा है। यानी कि हमें क्या करना है, एफ एक्स तो पता है, तो गौर से देखिए एफ एक्स -14 पहले निकाल देते हैं, फिर जो आएगा उसमें x -1 के होल स्क्वायर का भाग देना है। तो एफ एक्स -14 करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा -7, तो दिस इज इक्वल टू x³ -9x स्क्वायर प्लस 15x -7। ये सीधा सीधा आपको ऐसा दिख रहा है। अब पूछा है कि इसमें x -1 का होल स्क्वायर का भाग देने पर x -1 के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर -2x प्लस 1, इसका भाग देना है। किसके अंदर देना है, fx -14 में। fx -14 मतलब इसके अंदर x³ -9x स्क्वायर प्लस 15x -7, इसमें इसका भाग देने पर जो इक्वेशन बनेगी, तो अभी भाग देते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाल क्या हो जाएगा साहब, x³ -2x स्क्वायर प्लस x, राइट, माइनस कर देंगे, प्लस माइनस ये कैंसल, ये आ गया -7x स्क्वायर, यहां से क्या आ गया साहब प्लस 14x और -7, फिर से हम किसका भाग देंगे, -7 का, -7 का भाग देंगे तो -7x स्क्वायर प्लस 14x -7 हूबहू बन गया। इसका मतलब इसमें इसका भाग देने पर x -7 आ रहा है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, implies fx -14 implies fx -14 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर, इसमें इसका भाग देने पर जो आ रहा है वो x -7 आ रहा है, और x -7 इज इक्वल टू 0 का मूल पूछा है इस समीकरण का, तो इस समीकरण का मूल क्या आएगा, x इज इक्वल टू 7, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो यह काम आपको इसमें करना था, ये था आपका एक सिंपल सा सवाल, ये था डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन। डन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 109 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स का लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है साहब, मैट्रिसेस का बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, गौर से देख लीजिए क्या बोल रहा है ये, तो ध्यान से समझो। सॉल्यूशन नंबर 109 क्या दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन से, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो झूठ है ना, इसको इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो -1 और +1, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +1, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बात गलत है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आई आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ए जीरो मैट्रिक्स झूठ है, ए इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या ये है, गलत है। तो आप इन तीनों को गलत कर दे तो भी दिख रहा है, तो आंसर सीधा सीधा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। समझ आ रही क्या, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, तो यहां ऐसे -1 होता तो -1 इंटू आई होता, लेकिन ये एंटी डायगोनल पे दे रखे हैं तो ये 3 गलत हो गए, एक ऑप्शन हो गया। तो बहुत सिंपल सा सवाल मैट्रिक्स का पूछ लिया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए साहब, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, साइन की पावर और कोस की पावर, ऐसे ऐसे कुछ सिंप्लीफिकेशन पूछा है। सॉल्यूशन नंबर अगला देखिए 110 कि एफ के एक्स बराबर 1/k साइन की पावर के एक्स प्लस कोस की पावर के एक्स है फॉर के 1 2 3 ऐसे चलते जाए कब कितना भी, यहां पर के की जगह जो भी लिखेंगे यहां लिखना पड़ेगा। तो f4x माइनस f6x, आपसे पूछा क्या है, f4x माइनस f6x की वैल्यू क्या होगी, f4x, यहां से f4x क्या आएगा 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, फिर माइनस -1/6 साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x। अब आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनको वैसे भी कई बार सॉल्व कर चुके हैं, इसको मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं, -4ab, हाँ वही a स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर है ना, पर वहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है,
डायरेक्ट साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर प्लस कोस की पावर 4 है, उसमें यहां पर अगर हम साइन स्क्वायर इसको ऐसा लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, समझ आ रही है? तो यहां से इसकी वैल्यू डायरेक्ट थोड़ी 1 होती है, ऐसा हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ 1/6 और इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। बात समझ आ रही है? अब हमारे पास चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, सॉरी माइनस 2ab, राइट? ये लिख सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है। एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तो प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो 3ab इंटू ए प्लस बी। क्योंकि आपको यह तो पता ही है, ये इधर होता है ना, ये इधर होता है, ये इधर होता है, मैंने इधर उधर भेजे और कुछ नहीं किया है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, इसको इधर लिया इसको इधर, क्योंकि हमारे ऐसे ही बन रहे पैटर्न। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, तो इज इक्वल टू हमें ये जो है ना रिक्वायर्ड रिजल्ट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4। अब ध्यान से समझो, यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। यहां कुछ कुछ समझ आ रही है बात यहां तक? फिर इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख देंगे, माइनस 1/6 के बाद इसमें देखिए साहब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 ए इंटू बी, तो ए इंटू बी साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, अंदर भी 1 हो रहा है यूं, ए प्लस बी ये भी 1 हो रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो ये भी 1 हो गया, तो इसको ऐसा लिख दिया। अब यहां से क्या आ गया, 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यहां मल्टीप्लाई किया माइनस 1/6 और ये प्लस 1/2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब इनको बचे हुए को सॉल्व करेंगे, है ना, इनको फर्दर, तो इनमें से अच्छा कट रहा है, कॉमन ओवन कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया 1/4, ये तो डायरेक्ट हो गया यहाँ पे, है ना, 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हाल हो जाएगा 24, तो 12 ले लेंगे तो 3 माइनस 2/12, 1/12, तो यह आपका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। कुछ समझ आया क्या? तो ये था आपका आंसर सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा इसी तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, इंटीग्रेशन में भी आते हैं तो हम उसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, ताकि बचा हुआ फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। आगे आगे कांस्टेंट टर्म हट गई, अभी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में आ गया ना, तो हम हाँ जी वन हो जाएगी, बिल्कुल 1/4 माइनस 1/12, एक्स की जगह वैल्यू डायरेक्ट पुट करके भी हम देख सकते हैं कि अगर हम यहां पर ये फंक्शन ऐसे दे रखे हैं तो ये के की टर्म में है, तो जीरो पे चेक कर लो कि जीरो पे क्या आएगी। इन्होंने कहा है ना फॉर ऑल एक्स, एक्स की चाहे जो वैल्यू हो, एक्स तो देखा नहीं है, तो इसके अंदर और आप यह शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन यही सवाल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ के 0, एफ के 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/k, और हाल क्या हो जाएगा, यहां पर साइन 0 0 होता है तो यहां पर 0, कोस 0 1 होता है तो 1, दैट इज 1/k। तो डायरेक्ट फंक्शन ही ऐसा बन गया। तो यहां से f4x माइनस f6x, तो इंप्लाइज यहां से क्या हो जाएगा f40 माइनस f60, तो f40 माइनस f60 अगर हम देखते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6। यह हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, और सॉल्यूशन करने के लिए अगर पूरा सब्जेक्टिव देखें तो ऐसे, और डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन ही निकालना है तो हम x की जगह वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं, तो उससे भी आंसर आपका क्या आएगा, सी ही आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है?
तो ऐसे और डायरेक्ट इन जनरल कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए तो आप कैसे निभाएंगे, वो इस तरीके से निभाएंगे। अगला क्वेश्चन, डोमेन ऑफ दिस। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? के तो हमने नेचुरली लिखा है ना, के की जगह हमने कहा कुछ लिखा है? हमने तो एक्स की जगह पर जीरो लिखा है। एक्स तो इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो एक्स कुछ भी रियल नंबर मतलब एक्स हम 0 1 मर्जी पड़े जो लिख सकते हैं। तो एक्स बार एक बार 0 लिख दिया, फॉर ऑल एक्स बोल रखा है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर। के तो हमने इन्होंने जो बोल रखा है ना 4 और 6 लिखना है, के की जगह तो वही लिखा है। सिर्फ एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, तो 0 1 करके हम इसको थोड़ा सिंपल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और डिटेल तो आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे सॉल्व होगा। समझ आ रही है? तो डायरेक्ट करना चाहें तो वैल्यू पुट करके भी हम सवाल निकालते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। यहां पर सीधा सीधा है डोमेन। तो देखिए, अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो डायरेक्ट लॉग कभी भी नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है। तो यहां पर एक्स की जगह नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं, तो 3 तो कट गए। तो या तो आंसर सी होगा या फिर गड़बड़ होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि माइनस 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 में या कुछ भी लिखेंगे तो लॉग में तो समस्या होती है ना, लॉग नेगेटिव पे डिफाइन ही नहीं होता है। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक हुआ, डायरेक्ट हम देखना चाहें। लेकिन अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन कैसे देखते हैं, तो गौर से देखिए। सॉल्यूशन सीखने के हिसाब से हम इनको डिटेल में भी सॉल्व कर रहे हैं सभी सवालों को, है ना। जहां पर शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल हम डायरेक्ट डायरेक्ट भी बता रहे हैं और बाकी पूरा डिटेल में देख रहे हैं। तो आप जानते हैं ना साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से +1। जो साइन एक्स का रेंज होता है वो साइन इनवर्स का डोमेन होता है। तो इसका मतलब सिंस हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, -1 से +1। तो मुझे बताइए log 3 की वैल्यू क्या होगी? log बेस भी 3 और x/3 लाइंग बिटवीन -1 to +1। क्या ये आपको अक्ल है? साइन इनवर्स के अंदर क्या लिख सकते हैं, -1 से +1 के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। तो log x/3 की वैल्यू इसके बाहर नहीं होनी चाहिए। अब अगर यहां से हम क्या कर लेते हैं, 3 पावर 3 लगा दीजिए, -1 3 की पावर log 3, है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 3 की पावर 1 मैं बोल रहा हूं, हजम हो रहा है। या ई होता है तो हम क्या करते हैं, ई की पावर लगा देते हैं। या 3 है तो 3 की पावर लगा दिया, 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 लेस देन इज इक्वल टू x/3 लेस देन इज इक्वल टू 3। कुछ अक्ल आ रही है? सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा x, यहां हो जाएगा 9। तो असली आंसर तो ऐसे निकाला जाता है। पर हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यार कुछ नहीं पता, पर हम जानते हैं log की वैल्यू नेगेटिव पे तो होती नहीं है। इसमें भी बोल रहा माइनस, इसमें भी बोल रहा माइनस, इसमें भी बोल रहा माइनस, तो 3 तो गलत हो जाएगी। तो अगर डायरेक्ट देखें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ऐसे आएगी। Therefore डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 9। बात समझ आ रही है? बहुत पूछे जाते हैं डोमेन का क्वेश्चन, तो लगभग मान के चलो हर एग्जाम में फिक्स है, पेपर आउट जैसा मामला है। हर एग्जाम में डोमेन का क्वेश्चन तो आएगा ही। तो ये आपका आंसर क्या है, सी है। और मैं भर भर के आपको क्लास में भी डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। अब ध्यान से समझिए मैट्रिक्स का अगेन एक और सवाल। हाँ जी बोलिए। हाँ जी वापस समझिए, देखिए, क्योंकि हमें डोमेन चाहिए, मतलब एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब क्योंकि एक्स की जगह अगर मैं नेगेटिव में कुछ भी लिखूंगा तो लॉग के अंदर नेगेटिव, और लॉग के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है। तो इसका मतलब मैं ये इंटरवल्स तो डोमेन में लिख ही नहीं सकता। तो या तो तीनों काट दो और डायरेक्ट आंसर सी लिख दो, या तो सवाल गलत या आंसर सी। ऐसा करके हम सी आंसर दे देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, या फिर हम डोमेन निकालते हैं प्रोसेस वाइज। तो साइन इनवर्स के अंदर है फंक्शन। अगर यहाँ साइन इनवर्स एक्स होता तो एक्स की वैल्यू क्या होती, -1 से +1। तो साइन इनवर्स लॉग ऑफ समथिंग है तो लॉग की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1। ये तो पता है ना, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से +1 होता है। फिर अब यहाँ पर अब आप जानते हैं ना, यहाँ लॉग ई होता तो मैं पावर ई लगाता सबकी। लॉग बेस 3 है तो मैंने पावर 3 में शिफ्ट कर दिया सबको। 3 की पावर -1, यहाँ 3 की पावर लॉग दिस, यहाँ 3 की पावर 1। अब आप जानते हैं ना ई की पावर लॉग ई, ये कट जाता है, x/3 आ जाता है ना। तो यहाँ e की पावर log e होता है तो कट जाता है। वैसे ही e की पावर log 3 है तो ये कैंसिल होके x/3 आ जाएगा। ये 3 की पावर -1 1/3, ये 3। अब सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट के 1, यहाँ x, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। क्या मैं बोल रहा हूँ वो हजम हुआ? तो x की वैल्यू, और हमें x ही चाहिए, डोमेन मतलब x क्या, तो x की वैल्यू 1 से 9 के बीच में होगी। इस प्रकार से आप इसका डोमेन देख सकते हैं। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 111। नाउ सॉल्यूशन नंबर 112, ये है मैट्रिक्स का सवाल। मैट्रिक्स का एक और क्वेश्चन देखिए साहब, कितना सरल और लड्डू सवाल आया है।
इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन पूछा है। बढ़िया बढ़िया, तो गौर से देखिए साहब, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए दैट इज -1 एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज 1। क्या यहां तक क्लियर है? आपसे पूछा है कि इन मैट्रिक्स का गुणा क्या होगा, इन मैट्रिक्स का गुणा भी कुछ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा में आ रहा होगा, तो गुणा कर दो। तो गौर से देखिए साहब, 1 बीटा अल्फा अल्फा इनटू क्या है अल्फा बीटा 1 बीटा, गुणा कीजिए क्या आ रहा है साहब, ये अल्फा प्लस बीटा, फिर अगला बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अगला अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, और फिर अगला अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा। और तो ज्यादा तो पता नहीं, इसकी वैल्यू -1, इसका पता नहीं है, इसका भी बाद में पता करते हैं, इसकी वैल्यू 2। इनसे अगर हो रहा हो तो देख लो, -1 दो जगह है, लेकिन डी में 2 है, तो खेल खत्म। तो बाकी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हालांकि अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल के हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, पर इतना खोटी होना नहीं है। डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, राइट। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 112। तो ये था 112 मैट्रिक्स का सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए साहब, अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन नंबर 113। जल्दी से देखिए, सॉल्यूशन नंबर 113 क्या बोल रहा है, 113 सवाल क्या बोल रहा है। A triangle PQR is inscribed in a circle if P and Q have the coordinates this and this respectively, that angle QPR is equal to, then angle PQR is equal to, है ना। तो आपको PQR ऐसे है तो PQR जो है QPR एंगल का मान बताना है। देखिए साहब, सबसे पहले तो हम अगर ट्राइंगल की इसमें जो है ना सर्कल की बात करें तो 5 रेडियस का एक सर्कल है, x² + y² = 25, है ना। 5 रेडियस का सर्कल है, 3 4, x की वैल्यू 3, ये 5 है तो 3 यहां कहीं होगा, और ये 5 है ये भी, तो 4 यहां कहीं इस जगह कहीं कोई पॉइंट आएगा। दिस इज 3 4, आर यू राइट, आर यू गेटिंग, सॉरी, -4 और 3, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 3, तो यहां कहीं कोई पॉइंट होगा। ये क्या है, -4, 3 सर्कल के ऊपर ही दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे कि नहीं, -4 3 सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ, 9 + 16 25, 4 और 16 9। तो हमें दिख रहा है कि ये ऐसे पॉइंट हैं। आपसे पूछा ये गया है कि QPR, Q कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है एक Q, ये पॉइंट है R, और P भी सर्कल के ऊपर है, ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। P मुझे पता नहीं है कहां है, पर हम यहां मान लेते हैं, और बोल रखा है कि इस PQR से जो ट्राइंगल बन रहा है उसके ऊपर सर्कल है। ट्राइंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर इस प्रकार से है, समझ आ रही है। और आपसे पूछा क्या है, एंगल QPR, ये वाला कोण पूछा है साहब, समझ आ रही है, ये सेंटर है। अगर हम सेंटर से ये वाला कोण ज्ञात कर लें तो ये वाला कोण इसका जस्ट आधा होता है, समझ आ रही कि नहीं आ रही है। अगर ये कोण हमें पता चल जाए तो आनंद आ जाए। तो ये कोण, यह हमारा ओरिजिन 0 0 है, तो यहां से OQ में इसका स्लोप M1 नाम दे दूं, इसका स्लोप M2 नाम दे दूं, तो मुझे पता चल जाएगा ना। तो यहां से स्लोप क्या आ रहा है, y2 - y1 4/3। तो यहां से देखिए M1 = क्या आ रहा है, 4/3, एंड M2 = क्या आ रहा है, M2 y2 - y1 3/-4, 3/-4। मुझे बताइए क्या यहां से M1 M2 का प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, -1, इंप्लाइज ये एंगल 90 डिग्री, इंप्लाइज एंगल ROQ = 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल QPR विल बी 45 डिग्री। इसका आधा होता है ना, समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो सीधा सीधा π/4 आपका आंसर हो जाएगा। सवाल समझ आ रहा है, ठीक है, सिंपल है। आपको दे रखा था, ये 2 पॉइंट पता है, इस पे है तो इसका एंगल पूछा है, ये मिल जाए तो मजा आ जाए। और ये निकालने के लिए हमें ये दोनों लाइनों के बीच का एंगल,
तो मैंने स्लोप इसलिए निकाले क्योंकि एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 मैं वो लगा था, पर यहां पर ही दिख गया कि m1 और m2 का प्रोडक्ट तो -1 आ रहा है, तो tan इनवर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 90 डिग्री पहले ही पता चल गया, तो इसका आधा यानी कि 45 डिग्री। समझ आ रही है बात? ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों सभी को पल्ले पड़ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 114 114 सोल्व तो आप लोग कर ही चुके हैं, सवाल तो आपने सोल्व किए ही हैं, बस अब जो नहीं हुए हैं मैं वो दिखाना चाहता हूं। ठीक है साहब, 114 गौर से देखिए। Two consecutive sides of a parallelogram are this and this. If the equation of a diagonal is this, then the other diagonal passes through the point. किस बिंदु से गुजरेगा? दूसरा डायगोनल जो है वो किस बिंदु से गुजरेगा? आपको क्या, टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं दे रखी हैं। एक भुजा है 2x + y = 0 और दूसरी है x + 2y = 0। आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहां से y = -2x और यहां से y = -1/2x, राइट। तो दोनों लाइन की अगर हम चर्चा करते हैं तो कैसी लाइंस होगी ये देख लेते हैं। x0 पे y भी 0 और x0 पे y भी 0, दोनों ओरिजिन से पास हो रही है। पैरेललोग्राम की दो कंसेक्यूटिव लाइंस हैं, ठीक है। x जब मैं 1 लिखूंगा तो y क्या आएगा, -2, x 1 पे y -2, ठीक है साहब। तो ये इस तरीके से एक लाइन आएगी, गेटिंग। दूसरी लाइन उसी तरीके से x 1 पे y -1/2, थोड़ा ऐसे, तो ऐसी आएगी थोड़ी। सर क्या किया आपने, 1 पे ही हमने एक तो माइनस ऐसे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूं समझ आ रहा है। ये किसी पैरेललोग्राम की साइड्स है। और एक और आपको क्या बोल रखा है, इफ द इक्वेशन ऑफ अ डायगोनल इज, एक डायगोनल x - y/ एंड डायगो क्या है इसका, डायगोनल दे रखा है x - y + 3 = 0। ये डायगोनल तो y 0 तो x 3, y 0 पे x की वैल्यू क्या होगी, 3 पे y 0 आएगा, और जब x 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू -3, x 0 तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -3। यहां कई लाइन बन रही है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम ये कब होगा, मेरे हिसाब से ये ऐसी लाइन, ये ऐसी लाइन, तो यहां कहीं ऐसा अगर हो तो जाके ये पैरेललोग्राम हो। कुछ समझ आ रही कि नहीं, इसके समांतर यहां कहीं लाइन होगी। अच्छा डायगोनल सॉरी है ना, डायगोनल भी बनना चाहिए, तो यहां पर x 0 है तो y की वैल्यू +3, हमने गड़बड़ कर दिया इसका मतलब, है ना। चलिए x 0 तो y की वैल्यू +3 आ रही है, x 0 पे y +3 यहां आ रहा है, और जब y 0 तो x की वैल्यू -3 इधर आ रहा है, तो यहां कहीं लाइन आ रही है ना। यहां लाइन आ गई तो अब हमें दिख रहा है कि ये एक डायगोनल है इसका मतलब ये एक वर्टेक्स होगा, ये भी एक वर्टेक्स होगा, तभी तो ये डायगोनल बनेगा पैरेललोग्राम का। अगर ये डायगोनल है इसका मतलब कुछ पैरेललोग्राम इस तरीके का होना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की और ये डायगोनल है, तो अगला डायगोनल सीधा सीधा क्या होगा, यहां से गुजरेगा, दिख रहा है क्या। अगर डायगोनल यहां से गुजरेगा तभी तो जाके डायगोनल होगा। अब ये डायगोनल यहां से गुजर रहा है, इसका मतलब ये वाली लाइन का जो भी इक्वेशन होगा। अब आप देखिए इसमें से ये बोल रहे हैं कि देन द अदर डायगोनल पासेस थ्रू द पॉइंट, अगला जो डायगोनल है वो 0 0 से गुजर रहा है, पर 0 0 इसमें कहीं पॉइंट है नहीं, पर ये जो पॉइंट है वो देख लो 1 4 x1 y4, क्या डायगोनल यहां से गुजरेगा, झूठ है बात। 2 2 x2 y2 पॉइंट यहां है, क्या यहां से गुजरेगा डायगोनल, इम्पॉसिबल। 2 -2 x अगर 2 लिखेंगे और y -2 लिखेंगे तो यहां कहीं पॉइंट आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको छोड़ते हैं अगला देखते हैं। -2 यहां, तो खेल खत्म हो गया ना। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो यहां वाला जो पॉइंट है वो ठीक लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। कुछ समझ आ रही है क्या, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो सीधा सीधा हमें सिर्फ हमने ऑब्जर्व किया उससे भी हमारा क्वेश्चन निकल गया है। हालांकि हम चाहे तो इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। आप यहां से सीधा सीधा आंसर ऑन ऑब्जर्विंग, ये डायगोनल एक है तो दूसरा क्या होगा, यहां पर हम जानते हैं इसके परपेंडिकुलर होता है, तो 0 0 से गुजरने वाला और इसका परपेंडिकुलर, इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ओरिजिन 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो यहां से इसका स्लोप का परपेंडिकुलर और 0 0 यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के वो इक्वेशन ऑफ लाइन इनमें से किस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है वो भी कर सकते हैं।
और डायरेक्ट भी दिख रहा है कि पॉइंट्स जो है वो, हाँ जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो सकता है होता हो, है ना। हाँ, वो डायगोनल की इक्वेशन निकाल के, तो वो इक्वेशंस निकालने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक जो है इस तरीके से 10th क्लास में जो है और भी बनाया जा सकता है। वो देखना पड़ेगा, अगर ये ए है ये बी है तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो सकता है इक्वेशन ऑफ डायगोनल आता हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हो सकता है वैसे भी बनाया जा सके, पर मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको, डायगोनल की इक्वेशन निकालने के लिए अगर आप इक्वेशन ऑफ डायगोनल निकालना ही चाहते हैं तो कैसे निकलेगी? इस लाइन के परपेंडिकुलर और 0 0 से पास होने वाली, कैसे निकाल सकते हैं। बाकी वैसे हमें पॉइंट से आइडिया लग रहा है कि ये ए वाला पॉइंट है, यह बी वाला पॉइंट है, यह डी वाला पॉइंट है और यह सी वाला पॉइंट है, और डायगोनल किससे गुजरेगा? सी से गुजरेगा। तो आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। क्या मैं बोला वो समझ आ गया क्या? इस तरीके से आपको ज्योमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, ये चेक करना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए साहब अगला देखिए, सॉल्यूशन नंबर 115 क्या बोल रहा है, जल्दी से देखिए साहब। सॉल्यूशन नंबर 115, सॉल्यूशन 115 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। If a vertex of a triangle is 1 0 1 1 and midpoint of two sides through this vertex are this and this, then the centroid of the triangle is। सवाल ये है, एक ट्राइंगल है, कोई सा भी है ना, उसका एक वर्टेक्स 1 1 है, ये दे रखा है शीर्ष एक, और इसी शीर्ष से निकलने वाली दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इसी से जो निकल रही इसका मध्य बिंदु -1,2 दे रखा है, और इस अगले वाले का मध्य बिंदु 3,2 दे रखा है, और पूछा क्या गया है, इनकी जो मीडियंस होती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है, जो कि 2:1 में इनको डिवाइड करता है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें पता है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है। ये 1 1 है, ये -1 2 है, तो क्या ये पॉइंट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से? x प्लस, मैंने सपोज इसको x y मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1 एंड 1 प्लस y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। कुछ बात समझ आ रही है क्या? यहां से x इज इक्वल टू -2 -1 -3 एंड y इज इक्वल टू 4 1 3। क्या आपको ये पॉइंट मिल गया? -3 3। और अगर ये पॉइंट पता है, ये रेशियो पता है, तो क्या ये निकाल सकते हैं? समझ आ रही है? डियर फॉर सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? m1x2 4 प्लस m2x1 -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 3, राइट। कोमा अगला m1y2 4, हमने पहले गलत किया था क्या? m1x2 6 लिखना था, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, वापस चेक कर लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। m1x2 6 माइनस m2x1 3, 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, कोमा अगला m1y2, क्योंकि अगला भी वापस वही आ रहा था 4, m1y2 माइनस m2y1, तो 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 3। समझ आ रहा है? मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, और इससे हमारा सेंट्रॉइड क्या मिल गया है? 3/3 दैट इज 1 7/3। तो यह आपका आंसर होना चाहिए, जो कि आंसर क्या है? बी है। समझ आ रही है क्वेश्चन? ये दे रखा है, इससे हमने ये पॉइंट निकाल लिया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का रेशियो भी हमें पता होता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, इससे हमारा सीधा सीधा सेंट्रॉइड आ गया। डन। 115 अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देखिए, बस अभी खत्म कर देते हैं, 5-10 क्वेश्चन और हैं। सॉल्यूशन नंबर 116, गौर से देख लो। द स्ट्रेट लाइन whose sum of intercept on the axis is equal to half of the product of the intercept passes through the point। वो कहां से गुजरेगी? एक रेखा जिसके अक्षों पर अंतःखंडों का योगफल अंतःखंडों के गुणनफल का आधा है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह है। किस बिंदु से होकर गुजरती है? क्या बोल रखा है? एक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन है। हम जानते हैं अगर ये a, 0 है और यह 0, b है,
तो ए और बी इसके अंतःखंड काटे गए हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। प्रश्न के अनुसार आपको क्या दे रखा है, स्ट्रेट लाइन हुज सम ऑफ द इंटरसेप्ट दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट का आधा है। इस लाइन का समीकरण क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। जानते हैं ना अंतःखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म। पूछा है कि ये लाइन किस बिंदु से गुजरेगी, जब ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है तो यहां से आप इस ए बी को डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/2। यहां से 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू 1/2। 2 को इधर भेज दीजिए तो क्या पता चला, 2/a प्लस 2/b इज इक्वल टू क्या गया, 1। बताइए एक्स वाई की जगह क्या दिख रहा है, इंप्लाइज एक्स वाई, तो क्या है 2 2। मतलब यह लाइन 2 2 से होकर गुजर रही है तो ऐसा आ रहा है। मतलब ये लाइन गारंटीड 2 2 से तो गुजरेगी ही। तो 2 2 यानी कि आंसर आपका क्या आ गया है, डी आ गया है। क्या मैं बोला वो समझ में आया। तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी, पूछा ये लाइन किससे गुजरेगी, तो इसमें रिलेशन ये मिला और ये रिलेशन सीधा सीधा बोल रहा है, फुट फुट के बोल रहा है कि क्या आएगा, यहाँ पर एक्स और वाई 2 2 होगा तो ये लाइन 100% 2 2 से तो गुजरेगी ही। बात समझ आ रही है। तो आंसर क्या आ गया 116 का डी। अगला देखिए साहब 117 117 सोल्यूशन नंबर 117 17 पे खतरा। The number of circles that can be drawn touching all the lines this and this is। इन तीनों रेखाओं को टच करने वाले कितने सर्कल बनेंगे। पहली लाइन x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, दूसरी लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड तीसरी लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। हाँ जी साहब, बना के देख लेते हैं, पता चल जाएगा कितने सर्कल टच कर सकते हैं। y0 x2 x0 तो y माइनस 2, x0 तो y माइनस 2। एक लाइन तो यह है, दिख रहा है, एक लाइन बना ली। अगली लाइन बनाइए x0 y3 x0 y3 y0 x माइनस 3 y0 x माइनस 3 पैरेलल है ना, मान के चले, क्योंकि यहां से y इज इक्वल टू 1x, यहां से y इज इक्वल टू 1x, तो स्लोप सेम है ना दोनों का, तो पैरेलल है वो, यहां दिखने में आपको ऐसे ही लग रहा है। अगला एक और क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इस लाइन को भी बनाइए तो यहां से क्या हाल हो रहा है y0 x2 यहां ए पॉइंट एक और x0 y 4/3 x0 तो y 4/3 4/3 यहां कहीं होगा है ना, 1 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है। तो क्या दिख रहा है सीधा सीधा, तीनों लाइन को टच करने वाले सर्कल कितने बन सकते हैं, तीनों लाइन को टच करने वाले 2 सर्कल बन सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा डी, यानी कि 2 सर्कल आ जाएंगे। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तीनों रेखाओं को, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि तीनों लाइन को टच कर जाए। यहां बनाऊंगा 2 को करेगा, इसको ऊपर वाली को नहीं करेगा, है ना। बाकी कहीं भी बनाएंगे तीनों लाइन को टच करने वाले सिर्फ 2 ही सर्कल बनेंगे। बात समझ आ रही है। थोड़ा ज्योमेट्री का ज्ञान चेक किया जा रहा था, तो पेपर ठीक है, इजी तो नहीं बोल सकते इस पेपर को, पर डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट है ना, थोड़ा इजी से ऊपर की है कथा, है ना। तो आप इस पेपर को इतना आसान भी नहीं बोल सकते हैं कि पेपर बहुत लड्डू था, डायरेक्ट लड्डू क्वेश्चन बीच में कुछ कुछ है ना। अगला ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और इस कैटेगरी के क्वेश्चन हो सकता है पेपर सेम ही आदमी ने बनाया हो तो सेकंड ग्रेड में भी दिख सकता है, टीजीटी एग्जाम के अंदर, है ना, जो होने वाला है ना टीजीटी अभी, तो आप उसमें भी इनका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले ही सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आप टीजीटी में फायदा हो जाए लोगों को। cos of alpha plus beta is equal to 4/5, sin of alpha minus beta is equal to 5/13, अल्फा बीटा 0 से π/4 के बीच में है, देन 10 to alpha is equal to। अच्छा सवाल लग रहा है, दिखने में लग तो रहा है, फिर देखते हैं जो भी।
चलिए साहब, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 टू अल्फा चाहिए तो आप 2 अल्फा या अल्फा निकाल लो, या पुट कर देंगे भला हो जाएगा। तो अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। को अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5, राइट। और वहां से अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5/13। क्या साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में लिख सकते हो? क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स 3/5 पाइथागोरन ट्रिपलेट 3/5 और 12/13। समझ आ रही है बात? तो साइन कोस जिसकी जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे। अब अगर हम यहां से बात करें तो ऐड कर दो डायरेक्ट, तो 2 अल्फा की वैल्यू आ रही है। 2 अल्फा इज इक्वल टू एडिंग दिस टू कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई 4/5 इंटू 12/13। कुछ समझ आ रहा? चल क्या रहा है? माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर बाय 13 स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। हम अल्फा की वैल्यू या 2 अल्फा की वैल्यू चाह रहे हैं, तो 10 में पुट कर देंगे। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, तो अल्फा इधर को जोड़ दो, 2 अल्फा आ गया। तो 2 अल्फा आ रहा, डायरेक्ट 2 अल्फा यूज कर लेंगे। 2 अल्फा ही आ गया है, तो क्या आ रहा है? 2 अल्फा कोस इनवर्स, क्या मिला? घबराओ मत, 12 चौक 48/13 65 माइनस 25 माइनस 16 9 तो 3/5 इंटू 12 5/13 है ना। ये पाइथागोरस वही ट्रिपलेट लगा रहा हूं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहां पर क्या आ रहा है साहब? इज इक्वल टू कोस इनवर्स 15 65, ये भी 65 है, 15 गया तो 33 33/65। तो क्या इसको 10 में लिख सकते हैं? 10 इनवर्स क्या हो जाएगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P बाई बी। तो P तो इसमें नहीं दे रखा, लेकिन B दे रखा है, तो P बाई बी यानी कि डिवाइड में 33 आएगा। ऊपर तो कुछ आएगा है ना? क्या इसमें कहीं कुछ हैगा? या तो सवाल का आंसर सी है या फिर सवाल गलत है। 56 भी आ जाएगा देखना चाहो तो। क्या होगा? ऊपर अंडर रूट ऑफ 65 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर, और ये 56 होता होगा। 10 इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 2 अल्फा। 10 2 अल्फा पूरा निकालना चाहो तो बता देता हूं, बाकी जरूरत नहीं है। इस 65 को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी कर सकते हैं। 65 प्लस 33 डायरेक्ट बोलो 98। 65 माइनस 33, 33 दूना 66 32 बटे बात 33। 98 को 49 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर है तो बाहर निकाल लो। 33 7 4 और 2 7 4 2 तो 7 8 56, तो आ रहा है ना 56/33। समझ आ रही है? पूरा सॉल्व करो कितना, अदरवाइज 33 से ही पता चल गया था मैं तो पहले ही कि 33 और 33 और किसी में है ही नहीं, तो खेल खत्म। कुछ समझ आ रही है बात? दिखने में मुश्किल जैसा लग रहा है पर है नहीं। क्या हुआ? कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1। तो यहां पर हमने ऐड किया है ना, प्लस वाला फॉर्मूला लगाया, बीच में माइनस आएगा ना। इनको ऐड कर रहे हैं हम, तो ऐड कर रहे हैं तो यहाँ प्लस वाला आएगा, बीच में माइनस लगाएंगे। और यहाँ बीच में माइनस कर रहे होते तो समझ आ रही ना। हमने इनको ऐड किया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा तो cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस। ये वाली 10 इनवर्स देखो, ये तो क्या है? ये दे रखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्स। जब बेस पता है और हाइपोटेन्स पता है तो 10 में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो 33 है, अब चाहिए परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्स स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का अंडर रूट परपेंडिकुलर होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री है ना। समझ आ रही है? इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। हमने इसको भी इसी में वैसे ही कन्वर्ट किया है। इसको भी 5 13 है तो 12 आएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना।
तो ये मैं पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है तो बेस चाहिए था हमें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस 12 होगा, तो 12 अपॉन 13 है ना। वो पाइथागोरन ट्रिपलेट का यूज करते हुए कर रहे हैं। 5-10-15 सवाल करोगे आपको ये आदत पड़ जाएगी, है ना। 15-15 सवाल एक एक टॉपिक पे अगर आप कर लेंगे तो भी आपको समझ में आने लग जाएगा, आदत पड़ने लग जाएगी। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 119। क्या है सवाल 119, गौर से देखिए। अगेन ट्रिग्नोमेट्री, है ना। If in a triangle ABC, if A is equal to 2, B is equal to tan inverse 1/2, C is equal to tan inverse 1/3, then A, B is equal to। देखिए यहां पर स्मॉल a और कैपिटल A और B और इनमें अंतर है ना, एक साइड है और एक एंगल है, ठीक है। तो ये tan इनवर्स 1/2 मतलब एंगल की बात हो रही, तो B और C तो एंगल दे रखे हैं और A जो है वो साइड दे रखी है, ट्राइंगल की साइड। तो जो भी ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के अंदर हम जानते हैं ये A है तो इसके सामने वाली साइड A होती है, ये B है तो सामने वाली साइड B होती है, ये C है तो सामने वाली साइड C होती है। कुछ जान रहे हैं कि नहीं, ये ट्राइंगल के बीच में रिलेशन होता है। अब आपको क्या क्या दे रखा है, A दे रखा है 2, कैपिटल B दे रखा है tan इनवर्स 1/2, राइट, और C दे रखा है tan इनवर्स 1/3, राइट। एक तो A पूछा है, ठीक है। तो A निकालने के लिए आप अगर देखें इसमें तो हम जानते हैं A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, पाई। तो B प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस A। तो यहां से अगर हम क्या करें, tan इनवर्स B प्लस सी का फॉर्मूला लगा दें, है ना। तो अगर हम यहां से क्या करें B, तो यहां से क्या आ जाएगा tan B प्लस tan C। यहां पर अगर मैं करता हूं tan B प्लस C, tan B प्लस C इज इक्वल टू tan पाई माइनस A। कुछ बात समझ आ रही है, चल क्या रहा है अभी बताता हूं क्या चल रहा है। सीधा सीधा tan A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। tan पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, tan पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का tan ही रहेगा, और साइन और कोसेक पॉजिटिव तो बाकी सब नेगेटिव, तो माइनस tan A आ जाएगा, राइट। हमें A चाहिए, अभी हम A लाते हैं। tan B दे रखा है 1/2, तो ये 1/2, tan C दे रखा है 1/3, तो ये 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू माइनस tan A, राइट। तो यहां पर इज इक्वल टू, इसको अब ऊपर लिख रहा हूं, तो 6 लघुत्तम लिया, 5/6 डिवाइडेड में 6 माइनस 1, 5/6। ठीक चल रहा है, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा क्या आ गया, ये तो कट के 1 आ गया, ठीक है साहब। यहां से जाएगा तो माइनस, समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो यहां से सीधा सीधा tan पाई माइनस ए था ये, तो tan पाई माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, यहां पर अगर हम 1 लिख दें, इसी को हम वापस मजूरी करें, ऐसा हमने फालतू माइनस में लिखा, जरूरत ही नहीं थी। tan पाई माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या होता है tan पाई/4, तो tan पाई/4 लिख सकते हैं ना इसको तो डायरेक्ट। तो यहां से क्या हो गया, a इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/4, a इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/4, दैट इज क्या आ गया है 3 पाई/4। तो हमें a और b एक साइड भी पूछी है, a एंगल हमें मिल चुका है 3 पाई/4। कुछ समझ आ रही है क्या बात, 3 पाई/4 कहां है, हे प्रभु, 2 में दे रखा है, तो अब b भी निकालना पड़ेगा साइड, मतलब लंबा सवाल दिया है। ये दो तो फेल हो गए, पाई/4 तो ये तो फेल हो गए हैं, तो अब इन दोनों में से कोई होगा। इन दोनों में से निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए, b भी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जब भी साइड और एंगल का रिलेशन हमें पता करना हो, हमारे पास साइन फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला ये है, तो हम उसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए, वी हैव, हम क्या जानते हैं, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू आर होता है। साइन फॉर्मूला आपने जो है जीवन में पढ़ा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कुछ भी लिखे। अब मुझे क्या क्या दे रखा है, ए हम निकाल चुके हैं, ए आ गया ना एंगल हमारे पास, तो साइन ए पता है, साइन बी में यहां से निकाल लूंगा, tan बी पता है, तो ये दोनों पता है, और ए भी दे रखा है, क्या बी निकाल सकते हैं,
तो यहां से हम b निकाल लेते हैं। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गौर से देखो, b इज इक्वल टू a साइन b बाय साइन a साइन b बाय साइन a, और इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है कि नहीं, तीनों की वैल्यू। a मीन्स 2 दे रखा है, साइन b tan b 1/2, तो साइन b ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan b होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय साइन a, तो साइन 3 पाई बाय 4 यानी साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, समझ आ रहा है, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 1/√2, तो ये क्या आ रहा है साहब, ये ऊपर जाएगा तो 2√2/5, 2√2/5, तो 2√2/5 √5 है ना, 5 जैसा इसमें कहीं है ही नहीं, तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। यहां से आपको ए मिल गया और यहां से आपको बी मिल गया, हालांकि पूरी मजूरी करवाई इन्होंने, दोनों पूछे। कई बार क्या होता है ऐसा, जब पूछते तो एक एंगल पूछ लेते, उससे काम हो जाता है, ये सारे एंगल अलग अलग दे देते हैं, लेकिन इन्होंने चतुराई का उपयोग करते हुए सेम सेम दे दिए है, तो सेम सेम दिए तो फिर बी भी निकालना पड़ेगा, तो यहां से आंसर आपका क्या आ गया है, सीधा सीधा ए आ गया है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 119। अगला देखिए साहब 120, फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ऐसे बहुत क्वेश्चन जो है जीवन में दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आप इनको देखेंगे तो मजा आ जाएगा। कुछ फेमस क्वेश्चन होते हैं स्टैंडर्ड पैटर्न के, लेट एस बी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये सीरीज में भी पूछा जाता है और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में पूछ लेते हैं। देन 10s इज इक्वल टू, अगर इनका सम ऐसा दे रखा है तो 10s की वैल्यू क्या होगी, गौर से देखिए साहब, रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज लगाना पड़ेगा। जब भी सम ऑफ द सीरीज ऐसे देते हैं, tan इनवर्स क्या बोल रखा है, 1 ऑफ द 3, s इज इक्वल टू क्या बोल रखा है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स, ऐसे ऐसे चलते चलते आगे चल रहा है ना, 10 टर्म तक, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो आपको पहले इसको tan इनवर्स में देखना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, भले ही दो दो फॉर्मूले लगा के करो, भले ही पर दो दो लगा के तो 10 बार तक कहां तक जाएंगे, तो कुछ जनरल पैटर्न देखते हैं। अगर वो tan इनवर्स में आ जाए तो tan इनवर्स दे देंगे 10s की वैल्यू मिल जाएगी, यही टारगेट है हमारा, यही पूछा है। तो अब गौर से देखिए साहब, रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज, क्या इसको में 1/3 है, तो क्या इसको हम कुछ इस तरीके से 2 - 1 अपॉन 1 + 2 × 1, गौर से देखना, tan इनवर्स a - b अपॉन 1 + ab, tan इनवर्स a - tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाने की कोशिश की है तो 1/3 बन रहा है। क्या सेम पैटर्न में यहां फॉलो कर सकता हूं क्या, गौर से देखना, इसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं। आगे हम सीरीज जब पढ़ेंगे तब रीअरेंजमेंट आपको और डिटेल में बताएंगे, इनफाइनाइट सीरीज में भी काम आता है। 1/7, तो ये 1 और 2 टर्म है, 2 और 3 टर्म यहां पर दिख रहा है ना, 1 + 2 × 3 ठीक लग रहा है। ऊपर क्या कर दे, अगर हम 3 - 2 कर दें तो हो जाएगा भला, कुछ समझ आ रही है क्या बात। सिमिलरली अगर हम इसको देखें 13, तो हमें दिख रहा है ना 3 और 4 12 होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 + 3 × 4, तो ऊपर क्या कर देंगे 4 - 3। क्या आपको अक्ल आ गई है क्या, तो हर टर्म के लिए ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो मुझे बताइए 11वीं टर्म क्या, 10वीं टर्म क्या आ जाएगी। यहां 1/3 है, फिर 7 है, फिर 13 है, ऐसा चल रहा है। तो जब हम थर्ड टर्म देख रहे हैं तो यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 3 4, सेकंड टर्म देख रहे हैं यहाँ 2 यहाँ 3, ऐसा, फर्स्ट टर्म यहाँ 1 यहाँ 2, तो 10 टर्म में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 10 11 1 अपॉन 1 + 10 × 11। आर यू गेटिंग। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करें तो ये tan इनवर्स a - tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स a - tan इनवर्स b, क्या इसी का फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा भाइयों बहनों, हो जाएगा। पीछे वाला क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स क्या देखा है, tan इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं 3 - tan इनवर्स 2, ठीक है साहब। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, क्या आएगा tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 3,
और ऐसे ही चलते चलते क्या आएगा, आखिर में tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 10। कुछ बात समझ आ रही है? यहां से 2 से 2 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, और 10 से इससे पहले आएगा वो 10 भी कैंसल। तो क्या आया, tan इनवर्स 11 और tan इनवर्स 1, खाली ये 2 बच गया। और अगर ये अरेंजमेंट आप लगाते हैं तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस बी 10 बटेवा 1 प्लस a इंटू बी, तो 1 प्लस 11। तो क्या आ गया साहब, tan इनवर्स को इधर भेजेंगे तो यहां से निष्कर्ष निकला s इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 बटा 12। तो ये इधर आएगा तो 10s इज इक्वल टू, अच्छे सवालों में शुमार होते हैं ऐसे सवाल, इसको बोलते हैं कैंसिल किया तो 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 5/6, दैट इज योर आंसर इज डी। कुछ फेमस क्वेश्चन है ऐसे, तो फेमस क्वेश्चन वैसे भी जीवन में आएंगे ही। अब देखिए अगला, ये समझ आ गया आपको, डन 120। फिर अगला देखिए 121, 121वां सवाल। 121वां सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। सॉल्यूशन नंबर 121 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हाइट एंड डिस्टेंस। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आएगा इतना सरल आएगा जिसकी याद नहीं, वो तो पैराग्राफ में ऐसे लिखे रहते हैं, ठीक है साहब। तो अगर हम चर्चा करें तो ध्यान से समझिए, सीधा सीधा क्या पता चल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर standing on a horizontal plane is observed to be 45 degree from a point A on the plane. Let B be the point 30 meter vertical above the point A. If the angle of elevation of the top of the tower from B is 30 degree, मार साहब ये क्या है, हिंदी में पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु A से, भूमि पर एक क्या है, एक बिंदु A है, A से धरती पर खड़ी एक मीनार के शिखर का उन्नयन, धरती पे एक मीनार खड़ी है, उसका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। एक एक चीज बनाते जाते हैं। ये धरती पर एक क्या खड़ी है, मीनार खड़ी है। माना कि बिंदु बी बिंदु ए के ठीक ऊपर, यहां कहीं कितना 30 मीटर, यहां कहीं बिंदु बी है जो कि 30 मीटर ऊपर है की ऊंचाई पर है। यदि बी से मीनार के शिखर पर, इसी मीनार के शिखर पर बी से उन्नयन कोण, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रखा है, 30 डिग्री बना रखा है, तो मीनार के पाद से बिंदु ए की दूरी, ये यहां से ए की डिस्टेंस मान लो x है, तो ये भी क्या होगी, x ही होगी। ये 30 है तो इधर भी क्या हो गया 30, ऊपर वाला पता नहीं है तो वही मान लो। समझ आ रही है? अब हम सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्न के अनुसार। 1045 y प्लस 30 बटा x, यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर y प्लस 30 डिवाइडेड बाई बेस, बेस कितना है x, ये 1 होता है तो x बराबर y प्लस 30। कुछ समझ आ रही है बात? हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x चाहिए, अभी निकालते हैं ऊपर वाले में। एंड 1030 डिग्री इज इक्वल टू 1030 डिग्री इज इक्वल टू y बाई एक्स, राइट। x हमें चाहिए, 1030 डिग्री क्या होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू y बाई एक्स। ऊपर से y की वैल्यू निकाल के पटक दो, यहां से क्या हो रहा है x इज इक्वल टू √3 इंटू वाई, y की वैल्यू x माइनस 30 डिग्री, 30 मीटर है, डिग्री नहीं है ये, है ना, मैं सिर्फ डिग्री कहां से आ गया है ना, 30 है, समझ आ रही ना, x प्लस वाई प्लस 30 मीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू √3 इंटू में y की जगह क्या जाएगा x माइनस 30। तो ये तो मजूरी वाला काम हो गया, चलिए कोई बात नहीं, x माइनस √3x इज इक्वल टू माइनस 30√3, या फिर 30√3 इधर भेज दो, तो √3 माइनस 1 इंटू एक्स
√3x माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले, √3 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30√3। तो x की वैल्यू आ गई, बस यही पूछा था। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया, 30√3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ऐसा कोई आंसर है क्या सर? डिवाइड में है ही नहीं, तो रेशनलाइज कर लो, √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। समझ आ रही है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, 30√3 और मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1, ऊपर तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी कि 2, 2 को इससे गुणा कर लेंगे तो क्या हाल हो जाएगा, 15। तो 15√3 को अंदर गुणा कर रखा है इन्होंने, गुणा कर लो, 3 प्लस √3। देखो ऐसा कोई है क्या जीवन में? सी आंसर है। तो सवाल मुश्किल नहीं होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बस ये चित्र जो बोल रखा होता है बनाना होता है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। तो ये आपके 10वीं क्लास के कर्म जो है वो यहां काम आएंगे। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन, ये 11वीं क्लास के कर्म। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 122, 122 और 2-4 सवाल हो रहे हैं, 30 तक हैं, जल्दी जल्दी देख लो। If the area of an equilateral triangle inscribed in a circle, this one is 27√3। ठीक है साहब, कोई अर्जेंट कॉल है विद्वानों, 1 मिनट आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 मिनट जो है कॉल रिसीव करता हूं। चलो हाँ जी, हाँ जी, तो मैं 4-5 हाँ हाँ जी, चलो ठीक, वो लोग कुछ अर्जेंट, हाँ जी मैं क्लास, हाँ जी, हाँ ठीक, मैं छुड़वा दूंगा, हाँ ले लो ले लो, कैमरा सेट ना एक बार, चलो हाँ जी विद्वानों, तो अब ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल दिस इज 27√3 स्क्वायर यूनिट्स, देन सी इज इक्वल टू, एक सर्कल है और सर्कल की भी स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x 2gx प्लस 2fy प्लस सी। जानते हैं ना मार साहब, हमें कुछ नहीं पता, आप तो सॉल्व कर दो, है ना। सर्कल की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। यहां से हमें g इज इक्वल टू 5, f इज इक्वल टू 6 मिल रहा है और c पता नहीं है, c हमें निकालना है। और सवाल में बाकी कुछ दे रखा है, एरिया दे रखा है ट्राइंगल का, सर्कल के अंदर बनने वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दे रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों कोण और भुजाएं बराबर हो, है ना, हिंदी में इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की मीडियन बिल्कुल बीचों बीच काटती है, तो ये इसकी जो भुजाएं होगी वो a/2 हो जाती है। ये a है, यह अगर मैं यहां से मिला देता हूं तो सेंटर पे ही मिलती है, सेंट्रोइड ही आपका सेंटर होता है, यह इसकी रेडियस होगी। ठीक है साहब, हम जानते हैं इसके कोण 60-60-60 के होते हैं, तो मीडियन बराबर 30-30 डिग्री के कोणों में इसको विभाजित करता है। समझ आ रही क्या बात? अब हमें इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a² इज इक्वल टू 27√3 दे रखा है। क्या यहां से हम a पता कर सकते हैं? साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या मिल जाएगा? a इज इक्वल टू √3 से √3 गया, 27 इंटू 4, तो 27 इंटू 4 का अंडर रूट, 27 इंटू 4 का अंडर रूट, पॉजिटिव नेगेटिव तो होता नहीं है साइड, तो क्या हो जाएगा, एक आएगा 3 बार, एक आएगा 2 बार, 6√3, राइट। 6√3 हमें पता है, यहां से हमें g और f पता है, रेडियस का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c।
अगर मुझे G पता है, F पता है, C मुझे निकालना है, अगर R पता चल जाए तो मजा आ जाए, यहां पुट कर देंगे तो R आ जाएगा। R मुझे कैसे पता चलेगा? A मुझे पता चल चुका है, R पता करना है, एंगल 30 डिग्री पता है, ये 90 डिग्री है। अगर हम बात करें तो ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार और कर्ण में रिलेशन क्या होता है? कोस ऑफ 30 डिग्री, यही तो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेंस, बेस अपॉन हाइपोटेंस इज इक्वल टू दिस। और इसमें एक ही वैल्यू मुझे पता है, आर मुझे निकालना है, तो यहां से क्या हो जाएगा? इंप्लाइज आर इंटू कोस 30, कोस 30 √3/2 इज इक्वल टू a/2 हो जाएगा। इधर a/2 मतलब क्या हो जाएगा? 3√3, सॉरी a/2 तो 6√3/2, राइट। √3/2 से √3/2 कट गया, आर की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। जब मुझे आर पता है, जी पता है, एफ पता है, वैल्यू पुट कर दे, सी मिल जाएगा। यहां से क्या हुआ? इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर हूबहू इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व करके 36 प्लस जी स्क्वायर 25 प्लस एफ स्क्वायर 36 इज इक्वल टू, है ना, या इज इक्वल टू लगा दो, माइनस सी। 36 से 36 स्वाहा, सी बराबर 25 है, बिल्कुल है, ठीक। ऐसा नहीं कि मजूरी करें और जाया चली जाए। बी। सर ये डायग्राम कहां से आया? और देखिए ध्यान से, मुझे क्वेश्चन बोल रखा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कल के अंदर बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सर्कल में एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, उस भुजा को ए बोलते हैं। और जब समबाहु त्रिभुज की भुजा इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है। और वो एरिया इन्होंने दे रखा है 27√3, वो लिख दिया, ए की वैल्यू आ गई। अब ए मिल गया हमें, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियंस होती हैं वो यहां पर बिल्कुल बीचों बीच काटती है, परपेंडिकुलर होता है। अब यहां से ये बिल्कुल a/2 पे काटेगी, मीडियन है तो ये a/2 पता है। ये कोण कितना होता है? 60 पूरे, 60 होते तीनों, तो इसका आधा क्या होगा? 30 डिग्री। ये 30, ये सेंटर, ये रेडियस, ये a/2। तो मुझे ये पता है, 30 डिग्री पता है, तो r निकाल सकता हूं। मैंने यहां से r निकाला है, इस ट्राइंगल से r निकाल लिया, और ए हमें पहले पता है तो यहां पुट कर दिया। इसमें जी और एफ पहले से पता है सवाल में, तो इन्होंने इतनी इतनी इंफॉर्मेशन देके सी पूछा है, तो इसका सी क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 22वां सवाल। अगला देखिए, 2-4 और क्वेश्चन जल्दी से। हाँ जी साहब, सॉल्यूशन नंबर 1 2 3, 2 से 3 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और है, 130 तक है शायद, है ना। 23 देखिए, इफ 5 tan square x, अगेन ट्रिग्नोमेट्री, 5 tan square x minus cos square x is equal to 2 cos 2x plus 9, then the value of cos 4x। तो cos 4x पूछा है, sin x या cos x, जी एक की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं ना इसको, तो हम 2 sin square x by 2 और ऐसे cos में और sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर से किसी sin या cos किसी एक की भी वैल्यू निकल जाए तो मजा आ जाए। 4 10, क्या 10 को मैं sin square x by cos square लिख सकता हूं क्या? माइनस cos square x इज इक्वल टू 2 cos 2x, उसको भी cos में कर दो, cos ज्यादा है तो 2 इंटू cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 9। यहां से 5 इंटू, इसको भी cos में कर दो, सारे cos हो गए, cos की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं? यहां से cos की वैल्यू, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 9। तो cos स्क्वायर x को कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी पड़े जो, लेट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू थीटा t, मर्जी पड़े जो, लेट t। सॉल्व करना आसान रहेगा, cos में चलने दूंगा तो लिखने में खोटी होगा, है ना, समय भी, ठीक है। देन तो हमारे पास क्या आ जाएगा साहब? अगर मैंने ऐसा मान लिया तो 5 इंटू 1 माइनस टी अपॉन टी। अब सॉल्व करना आसान होगा ना, शकलें आसान होगी, दिखने में आसान होगा, और टी की वैल्यू भी cos स्क्वायर x की वैल्यू है, तो हमारे पास cos की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा? 4t माइनस 2 प्लस 9, एम आई राइट? अब यहां से देखिए 5 इंटू क्या आ जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर
4t प्लस 7 के मल्टीप्लाई में t, डिवाइड वाला लघुत्तम ले लिया। और देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5t स्क्वायर उधर चला जाएगा प्लस का 5t स्क्वायर, माइनस 5t उधर जाएगा प्लस 5t और प्लस 5t और 4t स्क्वायर हो रहा है, प्लस 4t स्क्वायर इधर हो रहा है। 7t प्लस 5t क्या जाएगा 12t प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 9t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड आता ही है 8वीं क्लास। क्या कर सकते हैं, 9 5 45, ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 45 आता हो, माइनस करने पर 12 आता हो, 15 तिया 45। तो यहां पर क्या जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 15t और माइनस 3t माइनस 5 बराबर 0। और यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से आप 3t कॉमन ले लीजिए तो 3t प्लस 5 और यहां माइनस 1, तो 3t माइनस 1 आ गया एक तो, और एक 3t प्लस 5 आ गया। गुणनखंड की 8वीं क्लास से, सॉरी, ठीक है। यहां से t की दो वैल्यू मिल रही है, इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1/3 और एक माइनस का 5/3 इज इक्वल टू t ही cos स्क्वायर x है। cos स्क्वायर की वैल्यू 0 या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो होती नहीं, किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं है। तो यहां से cos स्क्वायर x क्या आ गया, cos स्क्वायर x 1/3, cos 4 पूछा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1/16 आ जाएगा। अच्छा 4x पूछा है क्या, चलो 4x, थोड़ा cos 4x और कर लो, 4x करना है तो cos 2x, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये समझ आ रहा है, 2 इंटू cos 2x लिख दिया। और फिर इसको भी 2 इंटू cos 2x को वापिस क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसके माथे पर स्क्वायर है और माइनस 1, तो उस cos 4x को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और cos स्क्वायर की वैल्यू 1/4 कहां से आ गई, ये 1/3 इधर तो नहीं, इधर 4 आ गया, तो 1/3। तो यहां पर सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो क्या रहा है 3, तो माइनस 1/3 स्क्वायर, तो 2/9 माइनस 1 माइनस 7/9। आ रहा कि नहीं रहे, ऐसा आ रहा हो तो बढ़िया, बाकी यही है, बाकी आप ट्राई करेंगे ना, आ गया तो ठीक है, बाकी तो अब इतना माथा पड़ी कौन करे। चलिए, कुल मिला के अप्रोच यही है, ऐसे ही करना होता है इसको, अप्रोच यही है, बाकी कहीं मिस्टेक हुई हो तो चेक कर लेना, पर आगे आंसर तो ठीक है, अपनी किस्मत बढ़िया है। चलिए अगला देखिए 24, 124 डिफरेंशिएशन, ये तो आपको आता है बचपन से, आप जानते हैं डिफरेंस। तो सॉल्यूशन नंबर 124 है ना, 11वीं क्लास में यही देख के तो आपने गणित आगे ली ग्रेजुएशन में, है ना, कि डिफरेंशिएशन तो हमें आता ही है। x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, हो जाएगा कि नहीं, ये तो आसान है। y इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, थीटा 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, d2y/dx स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई, तो d2y/dx स्क्वायर निकालना है। d2y/dx स्क्वायर पूछा है, पागल हो गए क्या, लंबा जाएगा, चलो कोई बात नहीं। dy/dx देखो क्या जानते हैं हम, dy/dx चाहिए तो dy/d थीटा और dx/d थीटा को डिवाइड कर देंगे, तो dy/d थीटा माइनस 2 साइन थीटा और फिर इसका प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा, 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, dy/d थीटा पूछा है, dy/dx ने पूछा है, सुरवीरो इन्होंने d2y/dx स्क्वायर पूछा है, थोड़ी मजूरी है, चलो कर लो। तो d2y/dx स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए u/v से,
डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, u डैश v, तो ये -2 cos थीटा और यहां पर +4 cos 2 थीटा, u डैश v एज इट इज, तो v एज इट इज तो लिख दो, मजूरी है पर अब कर लेते हैं। 2 cos थीटा -2 cos 2 थीटा, u डैश v माइनस u v डैश, तो -2 sin थीटा, मैं तो ऐसा आ जाए तो छोड़ के आऊंगा एग्जाम में, इतना कौन करे। यहां पर क्या हो, इसका डिफरेंशिएशन तो -2 sin थीटा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस 4 sin 2 थीटा। नहीं, आंसर तो आ जाएगा, इसमें आंसर आने जैसा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, पर मजबूरी है ना थोड़ी सी। अगर हम यहां पर करते हैं डिफरेंशिएशन, तो यहां पर इसका स्क्वायर होता है 2 cos थीटा -2 cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, वो भी x के रेस्पेक्ट में किया है तो इनटू में d थीटा बाई dx हो आएगा। हे प्रभु, तो d थीटा बाई dx, चलो अब हम वैल्यू, इन्होंने पूछा है कि ये आंसर नहीं चाहिए इनको, तो पाई लिखना है थीटा की जगह, तो d2y बाई dx स्क्वायर एट अ पाई, d2y बाई dx स्क्वायर एट अ थीटा इज इक्वल टू पाई, निकालो मजूरी करो, और कोई चारा नहीं। cos पाई -1 तो +2, cos 2 पाई +1 तो +4, बढ़िया बढ़िया आ गया। cos पाई -1 -2 -4 डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। sin पाई 0 sin 2 पाई 0 तो पूरा 0, चलो ये तो बढ़िया हुआ जीवन में। डिवाइडेड बाई cos पाई -1 आ जी, नहीं 2 पाई होगा ना, 2 पाई की वैल्यू +1 होती है ना, तो ऐसा हो जाएगा। फिर अगेन यहां पर cos पाई -1 -2 -4 का स्क्वायर यानी कि 16, इनटू मुझे चाहिए d थीटा बाई dx, तो d थीटा बाई dx ये क्या है, dx बाई d थीटा, ठीक है नहीं, तो ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल, एक काम करो इसी को लिख दो 1 अपॉन में, इसको अगर मैं 1 अपॉन में लिखूंगा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन dx बाई d थीटा हो जाएगा। तो dx बाई d थीटा हमने निकाल रखा है, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, मैं लिख नहीं रहा हूं, आलसी आदमी हूं, यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, dx बाई d थीटा इसमें पुट करेंगे, पाई तो cos पाई -1, मारा हम भी आलसी हैं, यहां पर भी -2, देख लो आ गया, बहुत बढ़िया, नहीं आया तो ऐसे ही करना है, घर जाके ट्राई करना। 6 चौक 24 -24 बटेवा 16 इंटू 4 -16 इंटू 4, देख लो आ गया, बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस 4 से कैंसिल होगा, 6/16, 6/16 को और 2 से करेंगे तो 3/8, ऐसा कुछ है क्या, बस ठीक है, मान लो यही उत्तर है। कैलकुलेशन देख लेना, वैसे ठीक है, कोई ज्यादा मजबूरी भी नहीं है, ज्यादा है ना, मजदूरी तो है, पर ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अप्रोच यही है, ऐसे सवाल जीवन में बहुत आते हैं, है ना। अगेन डिफरेंशिएशन, इन्होंने देखो विवश किया है, डिफरेंशिएशन हमेशा ही आते थे, इन्होंने डिफरेंशिएशन देने के साथ क्या दे दिया, पॉइंट पे निकालो, थोड़ी आगे मजदूरी और करो, इन्होंने थोड़ी मेहनत और करवाई है। सॉल्यूशन नंबर 125, 2-3 क्वेश्चन और है, जल्दी से देखिए। 125, if x into log of x x minus x square plus y square is equal to 4, y greater than 0, dy by dx निकालना है, x is equal to e पे निकालना है। चलिए डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 log x as it is प्लस x as it is, log x का 1 upon log x और इंटू log x का वापिस 1 upon x, -2x, इधर देखो रे सूरवीरों, बस यहां से आ गया आपका dy by dx।
सबको उधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा? एक काम करो, वैल्यू लिख दो, x इज इक्वल टू ई, पुट x इज इक्वल टू ई, खोटी नहीं होते, यही पुट कर दो, अपने आप आ जाएगा। x इज इक्वल टू ई log e 1 log 1 0 0, यहां पर log e 1 तो 1/1 माइनस 2e प्लस 2, अब y की वैल्यू चाहिए e पर, चलो मैं लिख देता हूं y की वैल्यू e पर जो आएगी वो इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहां से सीधा सीधा y डैश इज इक्वल टू क्या आ चुका है? y डैश एट x इज इक्वल टू e, तो इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 1 माइनस 2e, तो उधर जाएगा तो 2e माइनस 1 अपॉन 2 इंटू बाई ई। सर 2e माइनस 1 अपॉन ऐसा ऐसे कुछ आ रहा है, तो यहां से तो दिख रहा है कि यही होना चाहिए, है ना? 1 x का 1 log इंटू लॉग एक्स एज इट इज, फिर x एज इट इज log ऑफ दिस तो 1 अपॉन log x, और log x का वापस 1 अपॉन x, इसका 2x, इसका 2y y डैश इज इक्वल टू 4 का 0। समझ आ गया? इसमें x इज इक्वल टू e लिख दिया, log e1 1 log 1 0, ये 0, log e1 तो 1/1 1, ठीक है, माइनस 2e, यहां पर वैल्यू निकालनी है। अब ऐसी शक्ल में तो माइनस दिख रहा है, y भी निकाल लो, इसमें पुट कर दो, एंड यहां e पुट करेंगे तो log e1 1 0, ये 0 0, माइनस यहां e पुट करेंगे तो e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 प्लस ई स्क्वायर और अंडर रूट, है ना? तो सीधा सीधा क्या आ रहा है? इंप्लाइज y की वैल्यू e पर क्या आ रही है? 4 प्लस ई स्क्वायर का अंडर रूट। समझ आ रही है? तो आंसर क्या आ गया? 2e माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई, ई क्या आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है आपका डी वाला। तो मजूरी वाला सवाल था, डिफरेंशिएशन करना था। 125th क्वेश्चन डन। अगला देखिए साहब, 126th कॉन्टिन्यूटी। चलिए साहब, कंटिन्यूटी का सवाल है 126। इसके बाद 3-4 सवाल और। एफ एक्स इज इक्वल टू बढ़िया बढ़िया -1 से 0 और बढ़िया 0 से 1 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे कंटिन्यूअस, देन के इक्वल टू, के की वैल्यू क्या आएगी? देखिए 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होता है? जब हम x 0 लिखेंगे तब इसकी जो वैल्यू आएगी उस पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी वही आनी चाहिए। तो गौर से देखिए साहब, f ऑफ 0 हम कहां से निकाले? इन टर्म्स ऑफ k मत निकालो, इसमें लिख दो 0 -2, f ऑफ 0 -2, और यही x 0 पे इसकी लिमिट भी आनी चाहिए, शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x आना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है क्या? तो आप लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x निकाल लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, कंटिन्यूटी की यही डेफिनेशन होती है ना, फंक्शनल वैल्यू लिमिट के बराबर होनी चाहिए। तो यहां क्या है साहब? अंडर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स, रेशनलाइज कर लो, हो जाएगा भला। डायरेक्ट तो 0 0 लिखेंगे तो 1 - 1 0 बटा 0 आ रहा है, तो डायरेक्ट तो हो नहीं रहा है, परिमेयीकरण कर लीजिए। डायरेक्ट परिमेयीकरण करके लिख रहा हूं, गौर से देखना। इसी के माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस माइनस बी, ए प्लस बी प्लस से, तो ए स्क्वायर यानी 1 प्लस के एक्स माइनस बी स्क्वायर यानी कि -1 माइनस माइनस प्लस के एक्स, डिवाइड में के इंटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा? ये प्लस वाला अंडर रूट। क्या मैंने रेशनलाइज किया? समझ आ गया क्या? रेशनलाइजेशन तो आता है ना थोड़ा थोड़ा। अब के एक्स से के एक्स तो नहीं कटा, 1 से 1 कट गया, ऊपर क्या आ गया? 2 के एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 2 के डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज 2, के आ गया, और यही के बराबर क्या है? -2। तो के की वैल्यू पूछी है वो क्या आ रहा है? -2, यानी आंसर क्या है? डी। लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हैं, है ना? तो एल हॉस्पिटल लगा के भी आगे लिमिट निकाल सकते हैं, वो भी यही आएगी, और रेशनलाइज कर दिया तो भी वही आ रहा है। ठीक है, जो आपकी मर्जी पड़े लगाओ, लिमिट निकालनी अल्टीमेटली।
दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 126. अगला देखिए 127. अगेन डिफरेंशिएशन. चलिए सॉल्यूशन नंबर 127 गौर से देखिए. 2x की पावर 2y इज इक्वल टू 4e की पावर 2x माइनस 2y. देन ये बढ़िया बढ़िया क्या होगा, है ना सर? टेस्ट में भी आया हुआ है. चलिए सर आपने टेस्ट में भी दिया था ये तो. इफ ऐसा है देन इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 2x की पावर 2y इज इक्वल टू 4e की पावर 2x माइनस 2y. देन इसकी वैल्यू पूछी है dy बाई dx. एक काम करते हैं, लॉग लेके y निकाल लेते हैं पहले, फिर dy बाई dx डायरेक्ट निकल जाएगा. लॉग तो 2y लॉग 2x, राइट. लॉग ले लेंगे क्या हो जाएगा? लॉग a इंटू बी लॉग a प्लस लॉग b 2x माइनस 2y इंटू लॉग e. लॉग e की वैल्यू 1 होती है. तो यहां पर क्या आ गया साहब? 2 लॉग 2x इंटू y और यहां से इज इक्वल टू लॉग 4, ये लॉग ही 1 होता है, प्लस 2x माइनस 2y. हम y निकालना चाह रहे हैं, इसको इधर ले आइए. तो 2 लॉग 2x प्लस 2 इंटू y इज इक्वल टू, इसको भी हम 2 लॉग 2 लिख सकते हैं, 2 लॉग 2 प्लस 2x. तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 2, इसमें से भी कॉमन ले लो, 2 इसमें से भी कॉमन ले लो. ऊपर क्या आ रहा है? log 2 प्लस x डिवाइडेड बाय log 2x प्लस 1. राइट सूरवीरो? ठीक चल रहा है कि नहीं जीवन? चलिए y आ गया, dy बाई dx निकाल लो. इंप्लाइज dy बाई dx. dy बाई dx इज इक्वल टू u डैश, तो 1 इंटू v एज इट इज log 2x प्लस 1 u डैश v माइनस u v डैश log 2 प्लस x इंटू इसका डिफरेंशियल 1/2x और 0 1/2x डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर log 2x से मल्टीप्लाई में दे रखा है क्या? प्लस 1. ठीक है, तो इन्होंने और आसान कर रखा है मामला, इस होल स्क्वायर को इधर भेज दो. तो इन्होंने और जीवन सरल कर रखा है कि 1 प्लस log 2x के होल स्क्वायर को इधर घुमा दो और इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू क्या दे रखा है? तो x एलसीएम आ जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? x इधर लघुत्तम में चला जाएगा. 2 वो भी नहीं है ना, हमारा 2 एक्स्ट्रा आ गया है, 2 एक्स्ट्रा नहीं है, डिफरेंशिएशन गलत किया है. log 2x का डिफरेंशियल 1/2x, 2x का डिफरेंशियल 2, 2 से 2 क्या हो गया? कट बिट गया है. अब यहां पर x एलसीएम ले लेंगे तो हाल क्या हो जाएगा? x इंटू log 2x प्लस x माइनस log 2 माइनस डिवाइडेड बाई x. क्या समझ आ रही है बात? ये 1/x है ना, ये एलसीएम ले लिया है मैंने. यहां से x x कैंसिल हो गया, अब बचा हुआ शायद आंसर होना चाहिए, लग तो यही रहा है क्या ऐसा कोई? बाय x log 2x माइनस log 2 बाई x. बिल्कुल, ये ई बेस नहीं लगाया, ई हम लगाते नहीं है ना. इनको बेस पसंद है, अपने को बेस पसंद नहीं है, अपन ऐसे ही लगा देते हैं. बेस ई ही है वैसे भी, है ना. ये समझ आ गया? डन. 2 क्वेश्चन और जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, और इसी के साथ पेपर कंप्लीट. पूरा का पूरा आपका EMRS पीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर स्वाहा. फिर टीजीटी का होगा, जब आएगा तब वो भी सॉल्व कराएंगे. सॉल्यूशन नंबर टीजीटी का आते ही मेरे को भेज देना, जिस दिन हो जाए टेस्ट होते ही फोटो खींच के मेरे को भेज देना. जिस दिन हो जाए टीजीटी का फोटो खींचते उस दिन मेरे को भेज देना, एंड टू एंड सॉल्व करके अगले दिन सॉल्व करा देंगे. इधर देखो, अ पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस एट विच द ऑर्डिनेट इंक्रीजेस एट ट्वाइस द रेट ऑफ द एफसी साइज. एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बोल रखा है? ऑर्डिनेट हिंदी में बोलते हैं भुज,
में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? कोटि में, जिस पर कोटि में बढ़ोतरी की दर भुज में बढ़ोतरी की दर की दुगुनी है। तो कोटि में अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कोटि ऑर्डिनेट y को कहते हैं y में चेंज x में चेंज का दुगुना है। क्या बोल रखा है? चेंज इन ऑर्डिनेट इज इक्वल टू ट्वाइस द चेंज इन एब्सिसा। एब्सिसा मतलब x एक्सिस को बोलते हैं, ऑर्डिनेट y एक्सिस को बोलते हैं। कोटि y भुज x ये दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है? dy बाई dx इज इक्वल टू 2 दे रखा है, एंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x दे रखा है। तो यहां से 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 18 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। यहां पर डी वाई बाई डी एक्स 2 दे रखा है, तो 2y इज इक्वल टू 18 बटा 2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा? 9 और बटा 2। 9 बटा 2 किसी एक में है क्या? 2 में है। तो खेल खत्म, ये तो हो गए स्वाहा। अब यहां पुट कर दो, x आ जाएगा, y पुट कर दिया, इंप्लाइज 18x बराबर वाई स्क्वायर मतलब 81 बटा 4। तो x बराबर 81 बटा 4 इंटू 8 18 सॉरी, तो 90 81 9 दूनी 18 9 बटा 8। तो आंसर कौन सा आ रहा है? बी आंसर आ रहा है। समझ आ गई बात? तो ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये लड्डू रटा रटाया, ये जीवन का कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें सवाल नहीं आया हो, है ना? मतलब इस तरीके, इसमें और बहुत सारे होते हैं, कभी कभी 2-4 तक देते हैं, कभी कभी 5-7 तक देते हैं, कभी कभी 3 तक देते हैं, इनकी मर्जी पड़ती है जहां तक देते हैं। सवाल जो है ये मजूरी वाला है। सोल्यूशन नंबर 1 to 9 डायरेक्ट, या तो इसका पैटर्न है, कई कंपटीशन वालों ने तो इसको याद ही कर लिया है कि इसमें जो है इसका तो पैटर्न सिंपल क्वेश्चन है, अलग अलग, कभी इसका इंटीग्रेशन पूछ लेते हैं, कभी इसमें डेरिवेटिव की वैल्यू पूछते हैं, कभी इसमें कुछ पूछते हैं, कभी डायरेक्ट वैल्यू पूछते हैं फंक्शन की, हर कुछ पूछते रहते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। देखिए सीधा सीधा जब भी ऐसा सवाल आता है, एक सिंपल पैटर्न है। यहां पर अगर sin 2x cos 2x होता तो sin 2x बन जाता, तो अब जबरदस्ती 2 sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, तो 2 sin x cos x क्या हो जाएगा साहब? मैं बोल रहा हूं, समझ आया? sin 2x cos 2x, पीछे वालों को पढ़ा रहने दो। मार साहब इतनी लाइनें क्या आ गई, जोश जोश में आ गई। अगला देखिए, हमने 2 sin x को मल्टीप्लाई किया, 2 sin x को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ये फेमस क्वेश्चन है, जेम में और सब जगह, सब एग्जाम में आ चुका है। 2 sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 sin x cos x sin 2x। अगेन आपको दिख रहा है ना, अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अगेन ये क्या बन गया? cos 4x दिख रहा है कि नहीं? cos 4x, और उसके बाद क्या है अगला? सॉरी sin 4x cos 4x, ये बन जाएगा sin 4x, और पीछे क्या दे रखा है? cos 4x, फिर आगे cos 8x डिवाइडेड, यहां पर क्या है? 4 sin x। ऐसा जनरल एन टर्म में भी है, लिमिट भी पूछी हुई है कई बार, ऐसा दे दिया एन तक दे दिया, बोला लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी क्या है। हाँ, ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, सबका पैटर्न एक ही है। ये दिख रहा है, अगेन देखिए, वापस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो 2 sin x cos x क्या हो जाएगा? sin 8x, और पीछे इन्होंने सूरवीरों ने cos 8x दे रखा हो, बिल्कुल cos 8x, फिर cos 16x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 8। और इसका पैटर्न मैं बता देता हूं आपको, लिमिट आए कुछ भी आए, ऐसा जब भी सवाल आए डायरेक्ट उसको लिखना, एन टर्म में हो, एन टर्म में लिखना याद रख लो। कैसे करते हैं? अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा sin 16x और एक cos 16x। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो sin 16x, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया, अगर आप लोग आज के बाद जीवन में आए तो इतना मजूरी नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं वो करना है। ये क्या आ गया है? 16 इंटू साइन एक्स। तुम्हारे साहब डायरेक्टली बता देते ना, तो आपको प्रैक्टिस नहीं होती ना, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। अब ये क्या हो गया साहब? सीधा सीधा साइन 32x हो गया कि नहीं भाइयों बहनों? डिवाइडेड बाई यहां पर क्या हो रहा है? 32 इंटू साइन एक्स। तो क्या होता है इसका पैटर्न समझिए, साइन इंटू 2 की पावर एन एक्स डिवाइडेड बाय 2 की पावर एन इंटू साइन एक्स। समझ आ रही है? जब भी ये यहां पर कितनी भी टर्म्स हमें दे रखी हो, 1 2 3 4 5 दे रखी है, तो क्या करेंगे? यहां पर 2 की पावर 4 है ना, तो उससे एक अधिक, या तो n+1 ऐसा कर लो, या फिर इसको भी एक टर्म गिनो। समझ आ रही कि नहीं? क्या बोल रहा हूं?
1 2 3 4 5 5 पद दे रखे हैं ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 5/5 यानी कि 32/32। आज के बाद तो डायरेक्ट लिखना है, पर ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया है। बात समझ आ गई? अब सोचो आपको ये सवाल दे रखा होता, फिर पूछते इसका डिफरेंशिएशन करो। अगर ये होता और फिर पूछते डिफरेंशिएशन करो तो लड्डू था कि नहीं, पर ये पहले कन्वर्ट करने में ही आनंद है। एफ डैश एक्स, अब एफ डैश एक्स देखो, फिर उसमें π/4 भी लिखना है, वो भी लिखते हैं। u/v लगा दो डायरेक्ट, साइन u डैश तो 32 कोस 32x इंटू 32 साइन एक्स एज इट इज, माइनस ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन साइन 32x तो एज इट इज, और 32 साइन एक्स का क्या हो जाएगा 32 कोस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 32 साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स और 32 का स्क्वायर। कुछ समझ विमझ आ रही है बात? कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है? ये तो एफ डैश एक्स है, एफ डैश π/4 निकाल लो। सर 1/32 ऊपर ऊपर दोनों तरफ है, कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल है। 1/32 1/32 1/32 स्वाहा, बाकी बच गया 32, उसको अप्लाई करो। π/4 पूछा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कोस π/4 यानी कि क्या हो जाएगा कोस 8π। समझ आ रही बात? कोस 8π + 1 होता है, पर एक बार मैं लिख देता हूं, साइन π/4 1/√2 इंटू 32/√2। कुछ समझ आ रही है क्या बात? साइन 32 यानी कि -0 लिख दू डायरेक्ट, साइन 8π आएगा ना, 8π तो 0 होता है, डिवाइड में साइन यहां पर क्या है π/4 √2 तो 1/2, 32 इंटू 1/2। क्या लिखा है वो कुछ कुछ समझ आया क्या? अगेन 32 से 32 स्वाहा, कोस 8/1 होता है, ऊपर आया 1/√2, नीचे आया 1/2 तो उल्टा हो गया 2/1, आंसर आ गया √2। आनंद आ गया? सवाल का आंसर होगा सी। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 to 9। हो सकता हूबहू इसी तरीके से आ जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही है जीवन में? पर इस पे बहुत बार पूछा हुआ है, कभी लिमिट पूछी है, कभी क्या पूछा है, कभी क्या पूछा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। डन। आखिरी सवाल आपके इस पेपर का, और इसी के साथ आपका EMRSP GT का पेपर समाप्त। सारे 130 सवाल मैंने सॉल्व कर दिए, डिटेल में सॉल्व कर दिए हैं, और इसकी PDF आप लोगों को भेज दी जाएगी। ठीक है साहब? डन। स्क्रीनशॉट तो मैं दिला ही रहा हूं। आखिरी क्वेश्चन देखिए, fx is equal to mod x minus 1 plus mod x minus 3 then dy by dx at x is equal to 2। तो लड्डू है ना मार साहब? क्या लड्डू है? सवाल लड्डू है। x minus 1 plus mod x minus 3 जानते हैं ना आप, ब्रेकिंग पॉइंट 1 और 3, 1 से नीचे क्या होगा, 1 से ऊपर क्या होगा, तो यही फंक्शन का हल क्या होता है, x की वैल्यू 1 से लेस, 1 से लेस दोनों नेगेटिव होंगे। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो -2x राइट, और +1 + 3 तो 4। गेटिंग? 1 से 3 के बीच में x की वैल्यू जब क्या होगी, ये बनाना तो आता ही है आप लोगों को, 1 से बड़ा ये पॉजिटिव, 1 से छोटा ये नेगेटिव, तो x कट गया, 3 - 1 दैट इज 2, राइट। हालांकि हमें इसी का काम है, x = 2 पे पूछा है ना, तो हम तो इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, पर मैं पूरा लिख ही देता हूं। x अगर ग्रेटर देन 3 है तो उस पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव, तो 2x - 4। क्या आपको फंक्शन लिखना आ गया? f डैश x लिख दीजिए, f डैश x आ रहा है -2 0 +2। कब? जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, जब x की वैल्यू 1 से 2 3 के बीच में हो। अब इन्होंने जहां पूछा है आंसर लिख दो, कहां पूछा है इन्होंने? 2 पे। दियर फॉर f डैश 2, तो 2 पर तो बीच में है, क्या आएगा 0, आंसर हो जाएगा 0 दैट इज सी। क्या समझ आ गई बात शूरवीरों? पल्ले पड़ गया? ये थे आपके 130 सवाल तक। कहां से कहां तक? शुरुआत से क्या दिला है, बाकी दिला रखे ना 107 से ना, चलिए 108 से दिले हैं, तो 108 से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब। 107 तक हम पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, 108 से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक हमने देख लिया था, डन। एक हम पिछली क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे, वो कौन सा था रे, अल्फा बीटा वाला, जिसके अंदर हम ए के अंदर रिलेशन निकाल रहे थे, कोई था ना सवाल,
है ना। मैंने बाद में जो है उस सवाल को वापस देखा कि मैं उस सवाल में उलझा था, याद आ रहा है, ये रहा यही वाला ना, नहीं नहीं ये नहीं, जिसमें एबीसी में हमने रिलेशन निकाला था और कुछ ऐसा था ना, हाँ ये वाला एबी में रिलेशन निकाला हमने, है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा है मार साहब, कहां हो रहा है, यहां पर मैंने कहा ना आपको कि सिंप्लीफाई करेंगे तो ए और बी की वैल्यू भी आ जाएगी। हल्का से इसको देख लो। देखिए साहब हमारे पास क्या है, आर माइनस क्यू इज इक्वल टू डी है, समझ आ रही है, आर माइनस क्यू इज इक्वल टू डी, आर माइनस क्यू इज इक्वल टू डी। आर की वैल्यू पुट कीजिए, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है मार साहब, क्यू की वैल्यू तो पता है, आर की वैल्यू ऐसे ही सेम एज इट इज पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज हमारे पास आर प्लस एस और एस माइनस आर, ये डी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, दोनों को एस माइनस आर, यहां पर आर माइनस एस कर दूंगा तो माइनस डी हो जाएगा, तो 18 माइनस डी बाई 2 और 18 प्लस डी बाई 2, तो एस की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 प्लस डी बाई 2। मैं कुछ बोल रहा हूं समझ आ रहा है, माइनस डी, एस माइनस आर इज इक्वल टू माइनस डी, मतलब आर माइनस एस, और दोनों को जोड़ देंगे तो 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 माइनस डी बाई 2, 2r इज इक्वल टू 18 माइनस डी, तो r इज इक्वल टू 18 माइनस डी बाई 2, तो 18 माइनस डी बाई 2, तो इसकी वैल्यू है, q की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख रखी है 2 प्लस डी, एक हो जाएगा माइनस 2 प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू डी। समझ आ रही है, यहां से आप देखिए सीधा सीधा डी का मान, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेज दो 2d माइनस डी माइनस 2d उधर जाएगा तो 4d इज इक्वल टू 18 माइनस 2 16, तो इज इक्वल टू निष्कर्ष क्या निकला, d इज इक्वल टू क्या आ गया 4, और d बराबर 4 अगर हम जो हमने a की वैल्यू लिखी थी ना, a की वैल्यू हमने पहले लिखी थी हटा दी, a की वैल्यू क्या p इंटू क्यू है, तो p इंटू क्यू क्या है, p इंटू क्यू तो 4 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, तो a इज इक्वल टू इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या है 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4, और 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 ए है, और b क्या है 18 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4, तो यहां पर डी स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 16 है ना, तो यहां पर वैल्यू क्या आ रही है -3। समझ आ रही क्या बात, तो a की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे आ गई, हालांकि इस रिलेशन से भी हमारा काम हो रहा है, पर हमने इस रिलेशन को अवॉइड क्यों किया है मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में एक बार ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया कि इनमें जो रिलेशन है ना दो दो सेटिस्फाई कर गए, अगर दो दो रिलेशन सेटिस्फाई कर गए तो फिर रिलेशन से तो सॉल्व होगा नहीं, आपको अभी की वैल्यू एग्जैक्ट चाहिएगी। समझ आ रही ना, तो इसमें एक ही रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, पर हमारा दूसरा भी, अब बी की वैल्यू क्या है 18 माइनस डी स्क्वायर बाई 2, तो 18 माइनस डी स्क्वायर क्या आ जाएगा यहां पर, एंड बी इज इक्वल टू 18 माइनस डी स्क्वायर, तो 18 माइनस 16 है ना, 18 माइनस डी स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, सॉरी 18 स्क्वायर है ना, यहां था 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर था तो 18 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है, ठीक है बाय 2 है ना, कर लेंगे b इज इक्वल टू जो है वो बचा हुआ हमारे a की वैल्यू -3 वैसे किसी और में नहीं है, तो a की वैल्यू -3 तो b की वैल्यू 77 ही आ जाएगी। कुछ समझ आ रही है बात, ये पिछली क्लास में हमने सॉल्व किया था, उसमें इस प्रकार से आप ab की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बाकी रिलेशन से हमारा क्वेश्चन तो हो रहा है, पर ab की एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल जाएगी, वही है कि हम कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक जो है वो कर रहे थे इसलिए सॉल्व हुआ नहीं। डन, चलिए इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, पर अभी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से 108 से आगे वाले सवालों के। 107 तक हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, 108 ये लीजिए स्क्रीनशॉट जो आज हमने स्टार्ट किया है, 108 से 130 तक अभी हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, हम जो है रेगुलर क्लास में प्रोबेबिलिटी देखेंगे, ठीक है प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व होती है उसकी चर्चा करेंगे। ये 108 सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 108, नाउ 109, 109 डन, फिर 110 गेटिंग, फिर 111, ये 112, 113, 114 114, ये 115, ये 116, ये 117, ये 118, ये 119, 120, 121,
1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6, 1 to 7, 1 to 8, 1 to 9 एंड फाइनली 130। 130 क्वेश्चन है, पूरे की पीडीएफ भी एक साथ आप लोगों को आपके ग्रुप्स में सेंड कर देंगे, वहां से भी आप देख लेंगे। इसी के साथ आपका ये ईएमआरएस पीजीटी मैथमेटिक्स 2023 का पूरा पेपर सॉल्व होता है। रीजनिंग है वो आप देख लेना, रीजनिंग में कोई दम नहीं है ना, गणित के विद्यार्थियों को रीजनिंग बताने की जरूरत है। फिर भी कोई सवाल नहीं हो तो मेरे को पूछ लेना, अपन रेगुलर क्लास में बता देंगे। रीजनिंग तो वैसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए रीजनिंग क्या मायने रख रहा है, ठीक है, सॉल्व कर लेना। थोड़े से लिखे लिखे हुए सवाल है, लंबे लंबे पर है सरल है सब, रीजनिंग हो जाएगी आपसे। रीजनिंग कौन पढ़ता है, गणित वाले रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट करते हैं, है ना। तो रीजनिंग तो हो जाएगा आपसे। अगर रीजनिंग भी नहीं हो रहा है तो सोचने की कथा है, अगर रीजनिंग नहीं हो रहा है तो फिर विचार करने वाली बात है कि यार रीजनिंग में से नहीं हो रही है तो 9वीं 10वीं गणित से पीछे की कथा है वो, है ना, 9वीं 10वीं से भी पीछे की कथा को रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड है ना, लॉजिक। तो लॉजिक तो आपका इतना गणित पढ़ रहे हैं तो लॉजिक तो डेवलप हो ही जाता है। चलिए ओके, धन्यवाद। अभी हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, ठीक है साहब, ओके बाय बाय। चलिए प्रोबेबिलिटी देखते हैं। सवाल तो हमने कुछ किए थे प्रोबेबिलिटी के पिछली क्लासेस के अंदर, पर हम प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा और ढंग से कुछ थ्योरी